नमस्कार। जीके फंडे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हमारे चैनल पर वीडियो मेंस परीक्षा का पूरा सिलेबस कवर करवाया जा रहा है, पूर्ण विस्तार और मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ। हम हर विषय को पूरे विस्तार से डिटेल से पढ़ा रहे हैं वीडियोज़ के माध्यम से, और आपको उस विषय से संबंधित पिछले 20 वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए ऑब्जेक्टिव सवाल भी करवा रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में मैंने आपको पिछला एक वीडियो करवाया था जिसमें मैंने एमसीक्यूज़ करवाए थे। भारतीय राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास के लैंडमार्क से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। आज के वीडियो में मैं आपको यही विषय यानी कि भारतीय राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास के लैंडमार्क ये टॉपिक जो है आपको पूरा फुल्ली डिटेल्ड विस्तार पूर्वक पढ़ाऊँगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको डेफिनेटली यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको परीक्षा में यहाँ से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने की पूरी संभावना है। बात करते हैं इस पीडीएफ को प्राप्त करने की। तो अगर ये पीडीएफ आपको भविष्य के लिए या फिर रिवीजन के लिए आप चाहते हैं इस पीडीएफ को प्राप्त करना, जो इस समय इस वीडियो में आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से उपलब्ध हो जाएगी विदाउट एनी कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में मेरी तरफ से एज ए गिफ्ट। ओके, लेकिन आपको बस इतना सा करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी टेलीग्राम ग्रुप्स में या व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फेसबुक ग्रुप्स में आप ऐड हैं उन सभी में इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा। हमारी मेहनत को बेकार ना जाने दें प्लीज़। आप सभी लाइक करा करें वीडियोज़ को, बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा मेंटल और फिज़िकल एनर्जी इसमें लगती है, तब जाके वीडियो बनता है। तो आज का ये टॉपिक जो है इसमें मैं आपको लाल किले के बारे में पढ़ाऊँगा, मैं आपको यरवदा जेल के बारे में पढ़ाऊँगा, सेंट फोर्ट जॉर्ज के बारे में पढ़ाऊँगा और भी बहुत सारे जो भारतीय इतिहास के लैंडमार्क रहे हैं उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में कवर करेंगे। टेलीग्राम चैनल जो है जिसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करिएगा, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहीं से आप इस पीडीएफ को बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले लाल किले के बारे में पढ़ेंगे। लाल किले के बारे में पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे गांधी स्मृति स्थल के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे आगा खान पैलेस के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे यरवदा जेल, वायसराय हाउस, संसद भवन, और फिर उसके बाद साबरमती आश्रम पढ़ेंगे, जलियांवाला बाग पढ़ेंगे, इंडिया गेट के बारे में पढ़ेंगे, शांति निकेतन के बारे में पढ़ेंगे, सेलुलर जेल जो अंडमान निकोबार में है उसके बारे में पढ़ेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के बारे में पढ़ेंगे, विक्टोरिया म्यूजियम भी पढ़ेंगे, फोर्ट विलियम्स पढ़ेंगे, और फोर्ट विलियम्स के बाद एक और हम लैंडमार्क के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज। ओके, तो ये सभी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। फुल्ली डिटेल्ड वर्जन वीडियो है, वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, इत्मीनान से बैठिए तसल्ली से और वीडियो को वॉच कीजिए। आपके लिए ही आपका प्यार जो है, आप जो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते हैं, उसके लिए ही मैंने ये वीडियो तैयार की है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी इंडियन गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़े। हमारे चैनल पर आने वाले समय में यूपीएससी और आरएएस एग्ज़ाम जो हाई स्टैंडर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनकी भी तैयारी से संबंधित वीडियोस डाले जाएंगे। तो आप अभी से हमारे चैनल को साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल के आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। बेल को अगर ऑल पे सेट नहीं करेंगे तो सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को ऑल पे सेट नहीं करते हैं तो आपको मैसेज के थ्रू वीडियोस की जानकारी नहीं मिलती है। चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। आज का विषय है भारतीय राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास के लैंडमार्क। सबसे पहले लाल किला। लाल किला एक ऐतिहासिक किला है जो पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित है। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किला है। इस किले का नाम लाल किला क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं उनका रंग लाल कलर का है, क्योंकि ये लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। यह शाही किला मुगल बादशाह का न सिर्फ राजनीतिक केंद्र था बल्कि यह एक औपचारिक केंद्र भी हुआ करता था।
जिस पर करीब 200 सालों तक मुगल वंश के शासकों का राज रहा। लाल किला देश की आन बान और शान है। देश की जंग ए आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता संग्राम का गवाह रहा है ये किला। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है लाल किले का इतिहास, किसने इसे बनवाया और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो लाल किला दिखने में ऐसा दिखता है। आप चाहें तो इस तस्वीर से आप लाल किले के दीदार कर सकते हैं, अदरवाइज मोस्टली आपने देखा ही होगा लाल किले को। चलिए अब लाल किले के बारे में पढ़ते हैं। लाल किला मुगलकालीन वास्तुकला, सृजनात्मक और सौंदर्य का अनुपम और अनूठा उदाहरण है। इसे लाल कलाह और किला ए मुबारक जैसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो लाल किला के अन्य नाम क्या हैं? लाल कलाह और किला ए मुबारक। ठीक है। मुगल काल के दौरान बने इस ऐतिहासिक किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये किला शामिल किया गया ईयर 2007 के अंदर। यह भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। दुनिया के कोने कोने से लोग लाल किले की सुंदरता, भव्यता और आकर्षण को देखने के लिए आते हैं और इसकी शाही वास्तुकला और अनूठी वास्तुकला की प्रशंसा करते हैं। 1648 ईस्वी में बनकर तैयार हुए इस भव्य किले के अंदर एक बेहद सुंदर संग्रहालय भी बना हुआ है। 250 एकड़ में फैला यह किला मुगल राजशाही और अंग्रेजों के खिलाफ गहरे संघर्ष की कहानी कहता है। वहीं भारत का राष्ट्रीय गौरव माने जाने वाले इस किले का इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने आपको स्मारक पढ़ाए थे। वो भी ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा के सिलेबस का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं, हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है वीडियो मेंस क्लासेस के नाम से, वहाँ पे जाइए और पूरा वीडियो मेंस परीक्षा का जो पूरा सिलेबस है वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर डेफिनेटली 101% लाभ मिलेगा परीक्षा में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मुगल, हिंदू और फारसी स्थापत्य शैली से मिलकर बने इस भव्य ऐतिहासिक कलाकृति का निर्माण 5वें मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा कराया गया था। तो देखिए, शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। शाहजहां ने ही, मैंने आपको जब स्मारक पढ़ाए थे तो बताया था कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो में बताई थी। कुतुब मीनार को हमने पूरा विस्तार से जाना था उस स्मारक वाले वीडियो में, तो वो भी आप देख सकते हैं। इस विशाल किले के परिसर में कई खूबसूरत और भव्य इमारतें हैं जो कि इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही हैं और इसके आकर्षण को दोगुना बढ़ा देती हैं। जब उन्होंने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला लिया, तब दिल्ली में एक इमारत बनाने का आदेश पारित किया और फिर इस किले को बनाने में 10 साल का समय लगा था। निर्माण कार्य साल 1638 में शुरू किया गया और वर्ष 1648 में पूरा किया गया। इस किले के बनने की वजह से भारत की राजधानी दिल्ली को शाहजहानाबाद कहा जाता था। तो भारत की जो राजधानी है दिल्ली, उसका प्राचीन नाम क्या था? शाहजहानाबाद। वो इसी किले के कारण कहा जाता था दिल्ली को शाहजहानाबाद। साथ ही यह शाहजहां के शासनकाल की रचनात्मकता की मिसाल माना जाता था। दिल्ली का लाल किला वास्तव में आगरा के लाल किले से प्रेरित है। लाल किले के अंदर मोती मस्जिद है, नौबत खाना है, मीना बाजार है, दीवाने खास है, रंग महल है, दीवानाम है, सावन जैसी कई खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतें बनाई गई हैं। तो ये सभी स्मारक जिनके नाम मैंने अभी आपको सुनाए, ये सभी लाल किले के प्राचीर में परिसर में मौजूद हैं आज भी। अंग्रेजों के सत्ता में आने से पहले यह इमारत लगभग 200 वर्षों तक मुगल साम्राज्य की सत्ता का केंद्र बना रहा। मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा निर्मित सभी इमारतों का अपना अलग ऐतिहासिक महत्व है। जिस तरह से उनके द्वारा बनाया गया ताजमहल अपनी सुंदरता और आकर्षण के कारण दुनिया के 7 अजूबों में शामिल हो गया है, उसी तरह दिल्ली का लाल किला पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त कर चुका है।
लोगों के मन में इस भव्य ऐतिहासिक किले के प्रति सच्ची श्रद्धा और सम्मान है। मुगल शासक शाहजहां के आदेश के बाद इसका निर्माण कार्य साल 1638 ईस्वी में शुरू किया गया और अंत में इसे वर्ष 1648 में पूरा कर लिया गया। किले को बनाने में 10 वर्ष का समय लगा, मतलब पूरा एक दशक लग गया इस किले को बनाने में। आगे देखिए लाल किले की संरचना। ओके, रेड फोर्ट की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। लाल किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर व सफेद संगमरमर के पत्थरों से किया गया है। लाल किले की दीवारों की लंबाई लगभग 2.5 किलोमीटर है। ओके, 2.5 किलोमीटर लंबाई में इसकी दीवारें फैली हुई हैं। लाल किले की दीवारों की ऊंचाई यमुना नदी की ओर 18 मीटर है, जबकि शहर की ओर 33 मीटर है। यमुना नदी के दाहिने तट पर निर्मित, जो कि 3 तरफ से यमुना नदी से घिरा हुआ है और जिसका पानी किले के चारों ओर की खाई में जाता था, अष्टकोणीय आकार का है। किले का वास्तविक नाम, रियल नेम ऑफ रेड फोर्ट। शाहजहां ने इस किले का निर्माण तब करवाया था जब उसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया था। उस समय इसे मूल रूप से किला ए मुबारक के नाम से जाना जाता था। तो इसका प्राचीन नाम क्या था लाल किले का? लाल किले का प्राचीन नाम था किला ए मुबारक। ओके, किला ए मुबारक नाम था भाई इसका पुराना। बाद में उसका नाम लाल किला कर दिया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि इसका निर्माण लाल पत्थर और ईंटों से किया गया था, इसलिए अंग्रेजों ने इसका नाम रेड फोर्ट रख दिया था और स्थानीय लोग इसे लाल किला के नाम से पुकारने लगे। लाल किले के प्रवेश द्वार, एंट्रेंस ऑफ रेड फोर्ट। इमारत के इस किले के 2 प्रमुख द्वार हैं, लाहौरी गेट और दिल्ली गेट। लाहौरी गेट किले का मुख्य प्रवेश द्वार है, जबकि दिल्ली गेट इमारत के दक्षिणी छोर पर सार्वजनिक प्रवेश द्वार है। लाहौर शहर की तरफ इसका मुख होने की वजह से इसका नाम लाहौरी गेट पड़ा। स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाहौरी गेट से ही राष्ट्रीय ध्वज फहराने आते हैं और यहाँ की बालकनी से प्रधानमंत्री देश के नाम अपना संदेश पढ़ते हैं। लाल किले की वास्तुकार, लाल किले के जो आर्किटेक्ट थे उनके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। मुगल सम्राट शाहजहां ने आगरा में स्थित ताजमहल को भव्य रूप देने वाले डिजाइनर और मुगल काल के प्रसिद्ध व उस समय के अग्रणीय वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद हामिद को इस किले का शाही डिजाइन बनाने के लिए चुना था। तो इसके आर्किटेक्ट यानी कि वास्तुकार इस लाल किले के कौन है? अहमद लाहौरी और उस्ताद हामिद। ठीक है, दोनों का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। यहाँ पे देखिए अहमद लाहौरी और उस्ताद हामिद, ये दोनों ही नाम महत्वपूर्ण है। इस किले का शाही डिजाइन बनाने के लिए चुना गया था इन दोनों को। ये दोनों अपनी कल्पना शक्ति से शानदार इमारत बनाने में उस्ताद थे। लाल किला को बनाने में अपनी पूरी विवेकशीलता और कल्पनाशीलता का इस्तेमाल कर इसे अति सुंदर और भव्य रूप दिया गया। यही कारण है कि निर्माण के इतने वर्षों के बाद भी यह किला अपनी विशालता और सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। लाल किले के अंदर सभी संरचनाएं यमुना नदी से जुड़ी हुई हैं। अब बात करेंगे लाल किले के अंदर क्या क्या है। व्हाट इज इनसाइड द रेड फोर्ट? मोती मस्जिद है, यहाँ पे हयात बख्श बाग है, छत्ता चौक है, मुमताज महल है, रंग महल है, खास महल है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, हीरा महल है, प्रिंसेस क्वार्टर्स हैं, टी हाउस है, नौबत खाना है, नहर ए बिहशतो है, हमाम है और बावली है। बावली का मतलब है स्टेप वेल, सीढ़ी नुमा कुआं। ओके, बावड़ी जिसको कहते हैं एकदम लोकल लैंग्वेज में, तो बावड़ी कह लीजिए आप। यहाँ पे हमाम है और बावड़ी भी है। अब लाल किले के परिसर में बनी हुई मुख्य ऐतिहासिक इमारतों के बारे में पढ़ेंगे। दीवाने आम, दीवाने आम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस मुगल बादशाह दीवाने आम के बारे में, चलिए दीवाने आम के बारे में पढ़ते हैं। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने साल 1631 और 1640 के बीच मुख्य दरबार के रूप में बनवाया था। तो ये क्या था भाई? दीवाने आम क्या था?
ये दरबार था एक्चुअल में, जब शाहजहां का दरबार यहीं लगता था। यहाँ सभी बड़े फैसले लिए जाते थे। यह उस दौरान मुगल बादशाहों का शाही महल हुआ करता था, और ये शाही महल हुआ करता था दीवाने आम। दीवाने खास क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत की इस बहुमूल्य ऐतिहासिक इमारत के अंदर बना दीवाने खास मुगल बादशाह शाहजहां का निजी कमरा भी था। तो ये जो दीवाने खास था ये शाहजहां का बेडरूम कह लीजिए आप, ओके, प्राइवेट बेडरूम या पर्सनल बेडरूम था, निजी कमरा था शाहजहां का, जहाँ की दीवारों को कीमती पत्थरों और रत्नों से जड़ा गया था। दीवारें यहाँ पे बेशकीमती पत्थर और रत्नों से जड़ी गई हैं, इस रूम की दीवारें, जिसका नाम है दीवाने खास। अब बात करेंगे गांधी स्मृति वन की। यह स्थल नई दिल्ली में स्थित है। गांधी जी का अंतिम समय यहीं पर बीता था और 30 जनवरी 1948 को यहीं पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पहले ये भवन बिड़ला भवन के नाम से जाना जाता था और ये भवन शांतिपूर्ण सत्याग्रह का प्रतीक माना जाता है। फिर अगला जो लैंडमार्क आता है इतिहास में, उसका नाम है आगा खान पैलेस। इससे पहले मैं आपको लैंडमार्क शब्द का शाब्दिक अर्थ समझाना चाहूँगा। देखिए, लैंडमार्क जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला लैंड और दूसरा मार्क, दोनों ही आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, लैंड और मार्क। लैंड का मतलब होता है भूमि, मार्क का मतलब होता है चिन्ह। तो एकदम अगर आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो आपने अक्सर देखा होगा कि किसी किसी एड्रेस में किसी बहुत प्रसिद्ध इमारत का संकेत दिया होता है। जैसे कि कोई दोस्त अगर आपको अपने घर का पता देता है तो वो आपको बताता है कि राम मंदिर वाली गली में, या राम मंदिर के सामने, या राम मंदिर के बगल में, या फिर कोई स्कूल या कोई हॉस्पिटल का आपको संकेत देते हुए वो अपना एड्रेस बताता है। तो जिस चीज़ का वो संकेत देता है वो एक्चुअल में लैंडमार्क होते हैं, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष की लोकेशन को वो चिन्हित करते हैं। वो बिल्डिंग या वो स्मारक जो हैं वो लैंडमार्क कहलाते हैं। इसी प्रकार आज के विषय में हम जो पढ़ रहे हैं ये भारतीय राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास के लैंडमार्क हैं। ओके, ये भारतीय राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास की घटनाओं को चिन्हित करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक का अर्थ। सॉरी, मुझे ये स्टार्ट में बताना चाहिए था, लेकिन जैसे ही मेरे दिमाग में आया मैंने बताया आपको। लैंडमार्क का अर्थ समझाया मैंने आपको कि लैंडमार्क एक्चुअली होता क्या है। तो आगा खान पैलेस के बारे में बात कर रहे थे। आगा खान पैलेस पूना में स्थित है। सुल्तान आगा खान द्वारा निर्माण इसका करवाया गया था वर्ष 1892 में, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस पैलेस में राजनेताओं को नज़रबंद किया गया था। ओके, तो ये इसकी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए परीक्षा के लिहाज से। कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की मृत्यु यहीं पर हुई थी। आगा खान पैलेस में ही कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई दोनों की मौत भी हुई थी। तीसरा जो लैंडमार्क है, जो सॉरी एक्चुअल में चौथा ये लैंडमार्क है। अगला लैंडमार्क जो है ये है यरवदा सेंट्रल जेल। इसको आपने समाचार पत्रों में बहुत बार सुना होगा और टीवी पर न्यूज़ चैनल्स में ये अक्सर आपको सुनाई देती होगी। संजय दत्त वाले केस में अगर आपने सुना हो, यरवदा जेल का नाम बहुत बार आता था न्यूज़ में। तो ये सेंट्रल जेल पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। यरवदा सेंट्रल जेल का निर्माण 1871 में ही करवाया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी और नेहरू जी को बहुत बार यहाँ इस जेल में रखा गया था। 24 सितंबर 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच, वो भी इसी जेल के अंदर हुआ था। ओके, पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता यहीं पर हुआ था। तो ये इस सेंट्रल जेल के बारे में कुछ खास जानकारी थी। अगला जो लैंडमार्क पढ़ाऊंगा आपको उसका नाम है वायसराय हाउस 1947। अभी आप इसको नहीं जाने होंगे, लेकिन इसका एक दूसरा नाम भी है, वर्तमान नाम भी है, इसका वर्तमान नाम राष्ट्रपति भवन है। अब आप इसको पहचान गए होंगे। तो वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था ये भवन 1947 में, और वर्तमान में इसे राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के रायसीना की पहाड़ियाँ जहाँ पर हैं, दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियों पर यह स्थित है
और इसका निर्माण कार्य वर्ष 1912 में करवाया गया था, इसका राष्ट्रपति भवन का। इसके आर्किटेक्ट का नाम सर एडवर्ड लुटियंस है और ये भवन 130 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस भवन के अंदर प्रसिद्ध गुलाब बाग भी है। अब बात करेंगे संसद भवन की। संसद भवन आप सभी जानते हैं। संसद भवन का निर्माण कार्य वर्ष 1921 से लेकर 1927 के बीच पूरा किया गया। संसद भवन का डिजाइन एडविन लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को मिलाकर इस भवन में 790 सीटों की व्यवस्था है। यह भवन 64 योगिनी मंदिर जो कि मोरेना में स्थित है, वहां से इंस्पायर होकर इसका डिजाइन तैयार किया गया है। वर्ष 2001 में इस भवन पर लश्कर तैयबा का अटैक भी हुआ था। आप सभी ने न्यूज़ में सुना था और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये घटना थी। और ये जो भवन है ये भारतीय संविधान के निर्माण का साक्षी है। आज भी आप इसको वर्तमान स्वरूप में देख सकते हैं। अगला जो लैंडमार्क है भारतीय इतिहास का वो है साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम काफ़ी इम्पोर्टेंट आश्रम है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में ये स्थित है। इस आश्रम का निर्माण गांधी जी ने 17 जून 1910 में करवाया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति चर्चा का केंद्र रहा है ये आश्रम। उसके अलावा शिक्षा और रोजगार उन्मुखी कार्यों का केंद्र भी ये आश्रम रहा है। नमक सत्याग्रह की शुरुआत इसी आश्रम से की गई थी। अगला जो लैंडमार्क है वो है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो इससे आप क्या समझे कि इससे यही समझा जा सकता है कि जलियांवाला बाग जो है ये आपका अमृतसर पंजाब में स्थित है। अगला जो पॉइंट है, जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को हुए नरसंहार की याद में यहाँ पर एक श्रद्धांजलि के लिए एक यहाँ पर स्मारक टाइप बनाया हुआ है। तो ये चीज़ इसके बारे में इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। अगला जो लैंडमार्क आपको पढ़ाया जाएगा वो है इंडिया गेट। इंडिया गेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। यह एक युद्ध स्मारक है। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के पहले विश्व युद्ध और उसके बाद जो युद्धों में ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने भाग लिया उनमें जो लोग शहीद हुए उनकी याद में यह स्मारक बनाया गया है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विरोध प्रदर्शन का ये मुख्य केंद्र रहा है इंडिया गेट, ओके, जिसका डिजाइन एडवर्ड लुटियंस द्वारा तैयार किया गया है। इसका पुराना नाम किंग्सवे था। तो इंडिया गेट को पहले किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई है। तो स्वतंत्रता के बाद अमर जवान ज्योति की स्थापना इंडिया गेट पर की गई थी। अगला लैंडमार्क है शांति निकेतन। इसको भी आपने सुना होगा, इतिहास में काफ़ी पॉपुलर ये भवन है। शांति निकेतन कोलकाता के निकट बोलपुर वीरभूमि में स्थित है। 1863 ईस्वी के लगभग इसका निर्माण कार्य हुआ। यह सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और आज़ादी के संग्राम में शिक्षा का प्रमुख केंद्र ये रहा था। शांति निकेतन को राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। अगला जो लैंडमार्क है वो है सेलुलर जेल, जिसको कि काला पानी के नाम से आपने जाना होगा। सेलुलर जेल भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। यह जेल काला पानी के नाम से विख्यात है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों द्वारा कैदियों को रखने हेतु यहाँ पर जेल बनाई गई थी और वीडी सावरकर जो हैं उनको यहाँ पर रखा गया था जेल में, सेलुलर जेल के अंदर, ओके। समुद्र के बीच में ये जेल स्थित है और काला पानी के नाम से कुख्यात है। अगला लैंडमार्क है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। किंग जॉर्ज 5, ओके, जो किंग जॉर्ज 5 थे और क्वीन मैरी दोनों जब भारत आए थे उस अवसर में ये गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया जो है भारत तथा अरबी यानी कि इंडो सेरेसेनिक शैली में तैयार किया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के अंग्रेजों से मुक्त होने का प्रतीक चिन्ह है। तो भारत की आज़ादी का प्रतीक चिन्ह है ये गेटवे ऑफ इंडिया। अगला जो लैंडमार्क है वो है विक्टोरिया म्यूजियम। यह म्यूजियम कोलकाता में स्थित है। महारानी विक्टोरिया की याद में वर्ष 1906 से लेकर वर्ष 1921 के मध्य इसका निर्माण कार्य करवाया गया।
भारत में यूरोपियन स्थापत्य कला की सुप्रीमेसी और भव्यता का प्रतीक यह म्यूजियम आप भी 25 आज भी, एक्चुअली ये मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे, आप भी की जगह आज भी आएगा, आज भी 25 गैलरी को अपने को खुद में संजोए हुए है। कहने का भाव है कि इसमें आज भी 25 गैलरी मौजूद हैं और काफ़ी अच्छा ये विक्टोरिया म्यूजियम है, कोलकाता में स्थित है। महारानी विक्टोरिया की याद में वर्ष 1906 से लेकर वर्ष 1920 के मध्य इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। अगला जो आपको मैं लैंडमार्क पढ़ाऊंगा वो है आपका फोर्ट विलियम्स। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। फोर्ट विलियम्स कोलकाता में स्थित है। पहले तो आपकी इसकी लोकेशन जाननी चाहिए। फोर्ट विलियम्स कोलकाता में स्थित है। इसका निर्माण 1696 में किंग विलियम्स तृतीय के नाम पर हुगली नदी के किनारे करवाया गया था। बंगाल पर अधिकार की जो लड़ाई थी, जिसे हम प्लासी के युद्ध के रूप में जानते हैं, उसमें फोर्ट विलियम्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फोर्ट विलियम हेस्टिंग्स कोलकाता में स्थित एक किला है। यह ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी की शुरुआती वर्षों के दौरान बनाया गया था। यह गंगा नदी की प्रमुख वितरिका हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित कोलकाता की सबसे स्थायी राजयुग की इमारतों में से एक। यह 70.9 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैली हुई है। किले का नाम राजा विलियम्स III के नाम पर रखा गया था। किले के सामने मैदान है जो देश का सबसे बड़ा पार्क है। तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने दिया है, इसको याद रखिएगा। देश का सबसे बड़ा गार्डन या सबसे बड़ा पार्क जो है वो यहाँ कोलकाता में फोर्ट विलियम्स जो किला है इसके सामने है। एक आंतरिक गार्ड रूम कोलकाता का ब्लैक होल बन गया। आज यह भारतीय सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय है। तो ईस्टर्न कमांड जो है इंडियन आर्मी की, उसका हेडक्वार्टर यहाँ पर है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे बात करते हैं। 2 फोर्ट विलियम्स हैं। मूल किले का निर्माण वर्ष 1696 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सर जॉन गोल्ड्सबोरो के आदेशों के तहत किया गया था, जिसे पूरा करने में 1 दशक का समय लगा, यानी कि 10 वर्ष का समय लगा, तथा मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसकी अनुमति दी थी। सर चार्ल्स आयर ने दक्षिण पूर्व गढ़ और आसनन दीवारों के साथ हुगली नदी के किनारे के पास निर्माण शुरू किया। इसका नाम 1700 में राजा विलियम्स III के नाम पर रखा गया था। आयर के उत्तराधिकारी जॉन बियर्ड ने 1701 में उत्तर पूर्व गढ़ को जोड़ा और 1702 में किले के केंद्र में गवर्नमेंट हाउस यानी कि फैक्ट्री ट्रेडिंग पोस्ट का निर्माण शुरू किया। निर्माण 1706 में निर्माण जो है वो 1706 में समाप्त हुआ। मूल इमारत में 2 कहानियां और प्रोजेक्टिंग विंग थे। 1756 में बंगाल के नवाब सिराज उद दौला ने किले पर हमला किया। 1756 में बंगाल का जो नवाब था सिराज उद दौला, उसने इस किले पर अटैक किया था। अस्थायी रूप से शहर पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन टेम्परेरीली परमानेंट विजय नहीं थी और इसका नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था। इसने अंग्रेजों को मैदान में एक नया किला बनाने के लिए प्रेरित किया। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई, जो कि 1757 में लड़ी गई थी, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757। उसके बाद में 1758 में किले का पुनः निर्माण शुरू किया गया। निर्माण लगभग 2 मिलियन पाउंड की लागत से 1781 में पूरा हुआ था। किले के आसपास के क्षेत्र को साफ कर दिया गया था और मैदान कोलकाता के फेफड़े बन गया। यह उत्तर दक्षिण दिशा में लगभग 3 किलोमीटर तक फैला हुआ है और लगभग 1 किलोमीटर चौड़ा है।
भारतीय आयुध निर्माणियों का मुख्यालय 1775 में फोर्ट विलियम्स में स्थापित किया गया था। आज फोर्ट विलियम्स भारतीय सेना की संपत्ति है। पूर्वी कमान यानी कि ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय यहाँ पर स्थित है, जिसमें 10,000 सोल्जर्स यानी कि सैनिक को समायोजित करने का प्रावधान है। सेना इसकी भारी सुरक्षा करती है और नागरिक प्रवेश प्रतिबंधित है। कोई भी आम नागरिक इसमें एंट्री नहीं कर सकता। फोर्ट विलियम्स का अधिकांश हिस्सा अपरिवर्तित है, यानी कि जैसा ये बनाया गया था उसी रूप में आज भी है अधिकांश हिस्सा इसका। लेकिन सेंट पीटर चर्च जो कोलकाता के ब्रिटिश नागरिकों के लिए एक पादरी केंद्र के रूप में काम करता था, अब मुख्यालय पूर्वी कमान के सैनिकों के लिए एक पुस्तकालय है। तो अब वो चर्च पूर्वी कमान के जो सैनिक हैं उनके लिए एक लाइब्रेरी बना दी है। वहाँ पर किले के प्रवेश द्वार पर एक युद्ध स्मारक बनाया गया है और किले में एक संग्रहालय भी है जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है। विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में लड़ाई से संबंधित ये कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है। अब हम बात करेंगे अगले लैंडमार्क की, जिसका नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। ओके, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है ये चेन्नई में स्थित है। इसके बारे में आपको बताता हूँ। फोर्ट सेंट जॉर्ज या ऐतिहासिक रूप से व्हाइट टाउन, इसे व्हाइट टाउन कहा जाता था, प्राचीन नाम इसका व्हाइट टाउन था। भारत में पहला अंग्रेजी किला है जिसकी स्थापना 1639 में हुई थी। चेन्नई के आधुनिक शहर मद्रास के तटीय शहर में किले के निर्माण के आगे की बस्तियों और व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया गया, जो मूल रूप से एक निर्जन भूमि थी। निर्जन भूमि वो होती है जहाँ पे कोई भी लोग रहते नहीं हैं, आवासीय भूमि नहीं है, जो जहाँ पे लोगों की रहने की बस्तियाँ या लोगों के घर नहीं हैं, तो उसको कहते हैं निर्जन भूमि। तो ये भूमि कैसी थी? निर्जन भूमि थी। इस प्रकार यह कहना एक व्यवहार विवाद है कि शहर किले के चारों ओर विकसित हुआ। किले में वर्तमान में तमिलनाडु विधानसभा और अन्य आधिकारिक इमारतें हैं। तो इस किले को ऑफिशियल जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, कार्यालयों के रूप में अब इस किले को यूज किया जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने व्यापारिक गतिविधियों के लिए 1600 के आसपास भारत में प्रवेश किया था, सूरत में लाइसेंस प्राप्त व्यापार शुरू कर दिया था, जो इसका प्रारंभिक गढ़ था। हालांकि मसाला व्यापार में अपनी व्यापार लाइनों और वाणिज्यिक हितों को सुरक्षित करने के लिए इसने मलकन जल डमरू मध्य के करीब एक बंदरगाह की आवश्यकता महसूस की और तटीय भूमि को एक टुकड़ा खरीदने में सफल रहा। तटीय भूमि का एक टुकड़ा खरीदने में ये सफल रहा, जिसे मूल रूप से चेन्नीरयार पट्टिनम या फिर चन्नापट्टम कहा जाता है। यहाँ जहाँ कंपनी ने एक बंदरगाह और एक किले का निर्माण शुरू किया। किले को लीरा 3000 की लागत से 23 अप्रैल 1644 को पूरा किया गया था। सेंट जॉर्ज दिवस के साथ मेल खाता है, जिसे इंग्लैंड के संरक्षक संत के सम्मान में मनाया जाता है। ये किला इसलिए फोर्ट सेंट जॉर्ज कहलाया, ठीक है। समुद्र और कुछ मछली पकड़ने वाले गांवों का सम्मान करना पड़ा और यह जल्द ही व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। इसने जॉर्ज टाउन नामक एक नए निपटान क्षेत्र को जन्म दिया। ऐतिहासिक रूप से ब्लैक टाउन के रूप में जाना जाता है। जो गांव को, देखिए ब्लैक टाउन इसे कहा जाता है, सेंट जॉर्ज वाले किले को जो चेन्नई में है। ओके,
ऐतिहासिक रूप से ब्लैक टाउन के रूप में जाना जाता था। पहले इसे ब्लैक टाउन के रूप में जाना जाता था, जो गांवों को कवर करने के लिए विकसित हुआ और मद्रास शहर के गठन का नेतृत्व किया। इसने कर्नाटक पर अंग्रेजी प्रभाव स्थापित करने और आरकोट और श्रीरंगपटना के राजाओं के साथ साथ पांडिचेरी में स्थित फ्रांसीसी बालों को खाड़ी में रखने में मदद की। बाल नहीं है, बल है। हिंदी यार कई बार मैं पढ़ने में दिक्कत हो जाती मुझे, हिंदी पढ़ने में, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा एडजस्ट करिए प्लीज़। तो एक बार फिर से ये सेंटेंस पढ़ रहा हूँ। इसने कर्नाटक पर अंग्रेजी प्रभाव स्थापित करने और आकोट और श्रीरंगपटना के राजाओं के साथ साथ पांडिचेरी में स्थित फ्रांसीसी बलों को खाड़ी में रखने में भी मदद की। 1665 में ईस्ट इंडिया कंपनी को नई फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन का शब्द प्राप्त होने के बाद किले को मजबूत और बड़ा किया गया था, जबकि इसके गैरिसन को बढ़ाया गया था। 17वीं शताब्दी के व्यापारी और यात्री थॉमस बोवरे के अनुसार फोर्ट सेंट जॉर्ज था। सभी विवाद के बिना माननीय अंग्रेजी इंडिया कंपनी के लिए एक लाभकारी स्थान है और उसके सभी माननीय एजेंट और सरकार के सभी निवास के साथ इस तट और जिंगाली के तट पर ओडिशा यानी कि उड़ीसा, बंगाल और पटना के राज्य भी उक्त सरकार और उसके कौंसिल यहाँ निवास करते हैं। हमारे अंग्रेजी राष्ट्र के सम्मान के लिए, महान वैभव में जगह रखने और बनाए रखने के लिए नागरिक और अच्छी सरकार, मनोरंजन, नोबली, सभी फॉरेन एम्बेसडर्स और मलमल जिसको कहते हैं, और कैलिकियोस यानी कि कैलिको की बड़ी मात्रा में प्रदान करने के लिए वार्षिक इंग्लैंड के लिए ले जाया करने के लिए। कुछ तो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, सॉरी। किला 6 मीटर यानी कि 20 फीट ऊंची दीवारों के साथ एक गढ़ जैसा है, जो 18वीं शताब्दी में कई हमलों का सामना करता है। यह संक्षेप में 1746 से 1749 तक फ्रांसीसी के कब्जे में पारित हो गया, लेकिन इसे एक्सला चैपल की संधि के तहत ग्रेट ब्रिटेन में बहाल कर दिया गया, जिसने ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार के युद्ध को समाप्त कर दिया। यह किला अब तमिलनाडु राज्य की विधानसभा के लिए प्रशासनिक मुख्यालयों में से एक के रूप में कार्य करता है और इसमें अभी भी दक्षिण भारत और अंडमान के विभिन्न स्थानों पर परगमन में सैनिकों की एक गैरिसन है। फोर्ट म्यूजियम में राजयुग के कई अवशेष हैं, जिनमें मद्रास के कई राजपालों के चित्र शामिल हैं। किले का रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है, भारतीय सेना के प्रशासनिक समर्थन के साथ में। तो ये थे आपके भारतीय ऐतिहासिक व सांस्कृतिक इतिहास के लैंडमार्क, और फुल वीडियो मैंने आपको पूरा विस्तार पूर्वक यहाँ पे पढ़ाया है। अगर आपको अभी समझ नहीं आया है ये वीडियो तो कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। उसके बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ से इस PDF को लीजिए और इसको पढ़िए 2-3 बार, बिल्कुल आपके दिमाग में सारी चीज़ें फिट हो जाएंगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करने के बाद हमारे YouTube चैनल की जो प्लेलिस्ट है वीडियो मेंस क्लासेस के नाम से, उसमें जाके बाकी वीडियोस देख सकते हैं और सारा टॉपिक, सभी वीडियोस को देखने के बाद आपके सभी विषय, पूरा का पूरा सिलेबस एक दूसरे से लिंक हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो
मैं आपके लिए अगला वीडियो बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा और आप सब्सक्राइब करके रखिए। घंटी के आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट कर लीजिए ताकि अगला वीडियो डालते ही आपको मैसेज के थ्रू नोटिफिकेशन मिल जाए। इस विषय की मैं MCQ सीरीज़ पहले ही डाल चुका हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आप सभी को अगले किसी वीडियो में, तब तक आप रखिए अपना ख्याल। जय हिंद।